Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, dear students of class 10. Second stage English Book 2 New Course Unit 4.4 आज हम करने जा रहे हैं और राइटिंग भी हमारे पास टॉपिक है आज कॉज एंड इफेक्ट ऐसे। तो कॉज एंड इफेक्ट ऐसे यहाँ पे हमें ये सिंपली ऐसे के टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, हमें सिंपली कॉज एंड इफेक्ट जो है वो फाइंड करने हैं ताकि आप लिखना सीख सकें। कोई भी टॉपिक अगर आपको दिया जाता है तो आप उसके कॉज, उसके इफ़ेक्ट और उस चीज़ को के लिए अगर कोई सजेशन है तो वो आप जो है वो लिख सकें। जी जनाब, तो कॉज एंड इफ़ेक्ट होता क्या है, एक रिलेशनशिप है इवेंट्स और थिंग्स का कि किसी काम कोई एक इवेंट या डिफरेंट इवेंट्स जो है वो जब ख़ास कॉन्सिक्वेंसेस हमें देते हैं, कुछ ख़ास रिजल्ट देते हैं, तो ये कॉज एंड इफ़ेक्ट जो है वो कहलाता है। यानी पहला जो इवेंट हो रहा है वो कॉज है और जो बाद में इवेंट हो रहा है वो उसका इफ़ेक्ट है। तो इस पे जो है वो आपको लिखना है। ऐसे के टॉपिक्स नहीं दिए गए हैं, आपको दूसरी तरह के एक्सरसाइजेज दी गई हैं सिंपली आपको बताने के लिए कि आप ये किस तरह से लिख सकते हैं। जी जनाब, तो पहले पढ़ लेते हैं यहाँ पे क्या लिखा है। कॉज एंड इफेक्ट इज अ रिलेशनशिप बिटवीन इवेंट्स और थिंग्स वेयर वन इज द रिजल्ट ऑफ द अदर और अदर्स। दिस इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एक्शन एंड रिएक्शन। समथिंग हैपेंस टू कॉज something happens, a cause that leads to another thing, an effect। और ये जो एक्सरसाइज है बहुत ही ईजी है। इसमें सिंपली हमें दो सेंटेंसेस दिए गए हैं जिनमें से एक कॉज है, दूसरा उसका इफेक्ट है और हमने उसे उस करेक्टर से कनेक्ट करना है, वो भी हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। We received 7 inches of rain in 4 hours, therefore the underpass was flooded। हमारे यहाँ 4 घंटों में 7 इंच बारिश हुई, नतीजतन अंडरपास जो है वो फ्लडेड था यानी पानी से भर गया था। I never brush my teeth, so I have 5 cavities। चूँकि मैं कभी अपने दांतों को ब्रश नहीं करती इसलिए मेरे दांतों में 5 कैविटीज़ हैं। The streets were snow-packed and icy, due to that cars needed more time to stop। Number 4, his arm was broken, hence the doctor put it in a cast। चूँकि उसका एक हाथ जो है वो उस फ्रैक्चर हो गया था, टूट गया था, लिहाजा डॉक्टर्स ने उसको प्लास्टर कर दिया। A football player violated the rules of the game, consequently the referee called a penalty। फुटबॉलर ने चूँकि रूल्स को वायलेट किया था लिहाजा उस पर एक पेनल्टी लगा दी गई। एक्सरसाइज 2 में सिंपली सेंटेंसेस दिए गए जिसमें आपने उसको समझना है कि इसमें कॉज कौन सी है और उसका इफेक्ट क्या है। ज़रूरी नहीं कि कॉज हमें पहले दी जाए, इफेक्ट बाद में दिया जाए, आगे पीछे हो सकता है। अब आप सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। Your dog bit a child, therefore he got a deep wound। चूँकि आपके डॉग ने एक बच्चे को काट लिया था इसलिए उसे गहरा जख्म आया। कॉज है your dog bit a child, इफेक्ट क्या हुआ, he got a deep wound। Number 2, I skipped lunch today so I am extremely hungry। कॉज ये है कि मैंने आज का लंच स्किप कर दिया था, नतीजा क्या निकला, I am extremely hungry। Number 3, I have difficulty trusting people because my best friend lied to me। मुझे लोगों पे भरोसा करने में मुश्किल होती है क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझे धोखा दिया था, मेरे बेस्ट फ्रेंड ने मुझसे झूठ बोला था। अब ये जो बाद वाला सेंटेंस है ये है कॉज, क्योंकि मेरे दोस्त ने मुझसे झूठ बोला था, मेरे बेहतरीन दोस्त ने मुझसे झूठ बोला था इसलिए मुझे लोगों पे ट्रस्ट करने में मुश्किल होती है। सो कॉज में हम लिखेंगे माई बेस्ट फ्रेंड लाइड टू मी और इफेक्ट क्या हुआ, आई हैव डिफिकल्टी ट्रस्टिंग पीपल। Number 4, she forgot to water her plants hence they all died। ये तो सिंपल है कि वो चूँकि अपने पौधों को पानी देना भूल गई थी, ये कॉज है। इफेक्ट क्या हुआ, they all died। Number 5, the player has received a gold medal as he won the race। जी जनाब, प्लेयर ने गोल्ड मेडल रिसीव किया क्योंकि उसने रेस जीती थी। तो रेस जीतना कॉज है,
इफेक्ट है गोल्ड मेडल हासिल करना। ही वन द रेस, द प्लेयर वन द रेस। और इफेक्ट क्या हुआ? ही हैज़ रिसीव्ड अ गोल्ड मेडल। अच्छा जनाब, उसके बाद है ही डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट, कॉन्सिक्वेंटली ही फेल्ड इट। ऑब्वियस है, ही डिड नॉट स्टडी फॉर द टेस्ट इज द कॉज एंड रिजल्ट इसका निकला, इफेक्ट इसका हुआ ही फेल्ड इट। इसके बाद हमें एक्सरसाइज 3 करनी है जिसमें हमें 3 टॉपिक्स दिए गए हैं। हमें सिंपली उनकी दो कॉज लिखनी है, दो हम उनकी इफ़ेक्ट लिखने हैं और दो ही हमने हर टॉपिक के बारे में सजेशन देनी है जो हम समझते हैं कि इन चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए की जा सकती है। क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। Write the causes, effect and suggestions about the following topics in the 3 diagrams. Write only keywords and or phrases. लेकिन अगर नेसेसरी हो, अगर आपका सेंटेंस बनाना नेसेसरी हो तो आप सेंटेंस भी बना सकते हैं। और टॉपिक्स क्या हैं? lavish spendings on weddings, high cost of medical services and migration of people from rural to urban areas। जी जनाब, तो एक्सरसाइज देख लेते हैं इसकी। अब हम माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल टू अर्बन एरियाज, इसकी कॉजेज़ क्या क्या हैं? बहुत सारी कॉजेज़ हैं। पुअर हेल्थ फैसिलिटीज़, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़। एक दूसरी कॉज इसकी हो सकती है लो क्वालिटी ऑफ एवरी लाइफ एसेंशियल्स। जो ज़िंदगी की जो बुनियादी ज़रूरियात हैं वहाँ पे ऑब्वियसली उनकी लो क्वालिटी, यानी पानी, पीने का साफ़ पानी अवेलेबल नहीं है, गैस पूरा दिन अवेलेबल नहीं है, बिजली नहीं आ रही है पूरा दिन, प्रॉपर रोड्स नहीं बने हुए हैं, हेल्थ की फैसिलिटीज़ नहीं है, एजुकेशन की फैसिलिटीज़ नहीं है। ये है कॉजेज़ जिसकी वजह से लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है बड़े शहरों की तरफ से, और उसका नतीजा क्या निकलता है, उसका इफेक्ट क्या होता है? ओवर पॉपुलेटेड सिटीज़। जाहिर है शहर की अपनी आबादी तो जो नेचुरल फेनोमेनन है उसके तहत तो बढ़ ही रही है, फिर ये माइग्रेटरी पीपल की वजह से ज़ाहिर है और ज़्यादा बढ़ जाती है। शहर बहुत ज़्यादा गुंजान हो जाते हैं, और जब बहुत ज़्यादा गुंजान हो जाते हैं तो ज़ाहिर है शॉर्टेज ऑफ बेसिक कमोडिटीज़, कि इनकी जो बुनियादी जो ज़रूरत की चीज़ें हैं फिर उनकी कमी हो जाती है। ज़ाहिर जब शहर में ज़्यादा गुंजाइश से ज़्यादा लोग आ जाएंगे तो ज़ाहिर है ट्रैफिक के मसाइल भी होंगे, जॉब्स भी कम होंगी लोगों के लिए, फिर जो बिजली है, गैस है, इन चीज़ों की फ्राहमी में भी ज़ाहिर है कि फ़र्क पड़ेगा, मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो सजेशन जो हम समझते हैं कि इन चीज़ों को कवर करने के लिए की जा सकती हैं, जो असल प्रॉब्लम है यानी इस माइग्रेशन को रोकना है हमें, उसके लिए बेटर एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ शुड बी प्रोवाइडेड एट द नियरेस्ट। उनके करीब तरीन यानी उनके गांव देहात में ही उन्हें तालीम और सेहत की अच्छी सहूलियात, बेहतर सहूलियात पहुँचाई जाएँ। गवर्नमेंट शुड प्रोवाइड लाइफ एसेंशियल्स एट देयर प्लेस टू कंट्रोल अर्बन पॉपुलेशन। शहर की आबादी के बढ़ने से रोकने को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि देहात के लोगों को बेसिक जो लाइफ एसेंशियल्स हैं वो उनके घरों में, उनकी जगह पे ही प्रोवाइड कर दें। नंबर 2 टॉपिक जो में दिया गया है हाई कॉस्ट ऑफ मेडिकल सर्विसेज। मेडिकल सर्विसेज की महंगी कीमतें। हॉस्पिटल्स आर प्रॉफिट सेंटर्स। कॉज इसके क्या है कि हॉस्पिटल्स जो है प्रॉफिट सेंटर्स बन गए हैं। वहाँ आने वाले पेशेंट को एक इंसान के बजाय एक जो है वो बिजनेस, एक कस्टमर समझा जाता है, और जब कोई पेशेंट आता है तो फिर वो उनकी कोशिश होती है कि इससे हम ज़्यादा से ज़्यादा अर्न कर सकें। प्राइस ऑफ मेडिसिन इज़ मोस्टली मार्केट ड्रिवन। जो मेडिकल जो दवाओं की जो कीमतें हैं वो ज़्यादातर मार्केट वालों ने अपनी मर्ज़ी से जो है वो बढ़ाई हुई हैं। इफ़ेक्ट क्या है इसका? मेडिकल फैसिलिटीज़ आर इनएक्सेसिबल फॉर पुअर। गरीबों के लिए बुनियादी जो सेहत की सहूलियात हैं उन तक पहुंचना मुश्किल है। मैनी पीपल डाई एवरी ईयर बिकॉज ऑफ अनअफोर्डेबिलिटी। बहुत से लोग हर साल सिर्फ इसलिए मर जाते हैं क्योंकि वो महंगा इलाज अफोर्ड नहीं कर पाते, उनकी इतने रिसोर्सेज नहीं होते कि वो इस महंगे इलाज को अफोर्ड कर पाएँ।
सजेशन जो हम समझते हैं कि इस चीज़ को ओवरकम करने के लिए क्या हो सकती हैं, गवर्नमेंट शुड टेक सीरियस एक्शंस अगेंस्ट दीज काइंड ऑफ हॉस्पिटल्स। ऐसे अस्पताल जहाँ पे इस तरह का बिहेवियर रखा जाता है उनके ख़िलाफ़ जो है वो सीरियस एक्शन गवर्नमेंट को लेना चाहिए। इसके अलावा गवर्नमेंट शुड रेगुलेट द प्राइसेस एंड इन्फोर्स पीपल टू अबाइड बाय द लॉ। गवर्नमेंट को चाहिए कि जो प्राइसेस हैं दवाओं की उसको रेगुलेट वो ख़ुद करे, अपने हाथ में उसको रखे इसकी प्राइसेस को, और लोगों को इस बात का पाबंद करें कि वो इस कानून को फॉलो करेंगे। एंड द लास्ट वन, लविश स्पेंडिंग ऑन वेडिंग्स। शादियों में होने वाले लैविश स्पेंडिंग्स यानी बहुत ज़्यादा अखराजात। इसके कॉजेज़ क्या हैं? देखिए जनाब, कुछ भी हो सकता है, आप मुझसे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली जो मैं समझती हूँ मैं ज़ाहिर है वही आंसर मेंशन करूँगी। फॉरगॉटन टीचिंग्स ऑफ इस्लाम। हम लोग इस्लाम की तालीमात को भूल चुके हैं। ये एक बहुत बड़ा रीज़न है इन शादियों में होने वाली लेविश स्पेंडिंग्स का, क्योंकि हम इसराफ और तबज़ीर इन तमाम चीज़ों से नाआशना हैं। हम समझते ही नहीं हैं कि ये चीज़ें हमें मज़हब में बीइंग मुस्लिम हमें किस तरह से मना किया गया है इन चीज़ों से। पीपल आर ओवरवेल्म्ड विद बोस्टफुलनेस कहते हैं दिखावा, अपनी प्राइड, अपना शो ऑफ। तो लोग जो है वो इस अपनी ख़ुद पसंदी के जज्बे से इतने मक़लूब हो चुके हैं, अपनी जो है वो बरतरी लोगों को दिखाने के लिए, अपना प्राइड जो है उसको प्रूव करने के लिए इस तरह की लैविश स्पेंडिंग जो है वेडिंग्स में करते हैं। इफ़ेक्ट क्या है इसका? मटेरियलिज्म हैज़ प्रिवेल्ड। माशरे में मादा परस्ती बहुत ज़्यादा फैल गई है। सेल्फ सेंटर्ड एंड सेल्फिश सोसाइटी के लोग जो हैं वो ज़्यादातर सेल्फिश हो गए हैं और सेल्फ सेंटर्ड हो गए, यानी ज़ाहिर क्योंकि हमारी नीड्स जो है हम लोगों ने इतनी ज़्यादा हमारी बेसिक नीड्स समझ लिया हमने हर चीज़ को। ये जो लेविश स्पेंडिंग्स हैं ये भी हमने बिल्कुल एक जायज़ इनको समझा हुआ है कि यार ये तो बिल्कुल एक नेसेसिटी है। तो उसको करने के लिए ज़ाहिर है जब रिसोर्सेज इतने नहीं होते और हम लोगों को जो है वो फॉलो करने की कोशिश कर रहे होते हैं, अंधाधुंध तकलीद की कोशिश कर रहे होते हैं, तो ज़ाहिर है कि हम सेल्फिश हो जाते हैं और सेल्फ सेंटर्ड हो जाते हैं, ख़ुद पसंद हो जाते हैं। सजेशन जो मैं समझती हूँ, रिलीजियस स्कॉलर्स शुड टेक पार्ट टू टीच पीपल इन अकॉर्डेंस विद कुरान एंड सुन्ना। हमारे मजहबी जो रहनुमा है उन्हें इस सिलसिले में अपना किरदार अदा करना चाहिए। लोगों को कुरान और उसकी सुन्नत की तालीमात के मुताबिक हम लोगों को इस चीज़ से एहसास दिलाना चाहिए कि ये सब कुछ जो है वो बीइंग अ मुस्लिम हमें मना किया गया है। गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक लॉज टू कंट्रोल दीज एक्स्ट्रा वैगन इवेंट्स। इसके अलावा हुकूमत को भी चाहिए कि इस सिलसिले में इक़दाम उठाए कि एक ख़ास लिमिट होनी चाहिए। आप इतनी एक्स्ट्रा वैगन जो इवेंट कर रहे हैं, इतनी गैर ज़रूरी अखराजात जो कर रहे हैं, उस पे गवर्नमेंट को भी फोकस करना चाहिए। जैसा कि तकरीबन आज से 15-20 साल पहले की बात है, गवर्नमेंट ने बाकायदा सख्ती से जो है पाबंदी लगा दी थी कि शादी ब्याह में खाने नहीं जो है वो होंगे। रिफ़्रेशमेंट करें आप, ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक होती थी मोस्टली उस टाइम पे, तो बहुत सख्ती से गवर्नमेंट ने किया था, तो लोग मजबूर थे, करते थे। फिर अगर वो घरों पे खाना खिलाते भी थे अपने मेहमानों को, तो ऑब्वियसली वो खाना उस तरह से नहीं होता था जैसे आज की लेविश स्पेंडिंग्स होती है। घर में नॉर्मली जब तकरीब से जाने से पहले या आने के बाद जो खिलाया जाता था खाना, तो वो बिल्कुल सिंपल होता था, नॉर्मली वन डिश ही हुआ करता था। एक टाइम ऐसा भी था कि गवर्नमेंट ने कहा था कि ना वन डिश होगी, वन डिश अलाउ किया गया था, लेकिन आजकल ऑब्वियसली सब कुछ वो सारे अब लॉज जो है वो गवर्नमेंट जाती है तो उसके साथ ही वो तमाम जो लॉज हैं वो लपेट दिए जाते हैं। तो इसलिए बहरहाल गवर्नमेंट का इसमें रोल प्ले कर सकती है, वो इस सिलसिले में सख्ती करके जो है इन चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है। जी जनाब, उम्मीद है आपके लिए आज का जो ये वीडियो है हेल्पफुल रही होगी, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, प्रोबेबली नेक्स्ट लेसन के साथ हाजिर होंगे। टिल देन टेक केयर एंड कीप वॉचिंग लर्न विद गज़ाला। अल्लाह हाफ़िज़।